इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री एक टाइम पर सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। विजय माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस सबको बड़े सपने दिखाकर डूब गई। जेट एयरवेज जिसकी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस इतनी हाई हो गई कि कंपनी को बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स फेस करनी पड़ी, और एयर इंडिया जो गवर्नमेंट की सुपरविजन में इनएफिशिएंट हो गई। फिर आया कोविड-19 पैंडेमिक, जिसने इंडिया की ही नहीं पूरी दुनिया की फ्लाइट ट्रैवल पर रोक लगा दी। मल्टीपल लॉकडाउन्स और रिस्ट्रिक्शंस के चलते इंडिया का एयरलाइन पैसेंजर ट्रैफिक 2 साल तक कम रहा। इसके आफ्टर इफेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए 2020 में गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक एयर फेयर के मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट पर कैप लगा दी थी। इसे भी एविएशन कंपनीज को नुकसान भुगतना पड़ा, लेकिन ये सारी पुरानी बातें हो गई है। इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री आज वाकई में जेट स्पीड से बढ़ रही है। इंडिया का एविएशन सेक्टर अब ऊंची उड़ान भरने की मोड में आ गई है। दिन ब दिन बढ़ते पैसेंजर ट्रैफिक के अलावा आकाशा एयरलाइंस की जोरदार एंट्री हुई। एयर इंडिया को टाटा ग्रुप ने प्राइवेटाइजेशन और प्रॉफिटेबिलिटी की राह दिखाई। जेट एयरवेज रिवाइव होने वाली है और गो एयरलाइंस अपनी आईपीओ लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। ये सारे पॉजिटिव साइंस है इंडियन एविएशन इंडस्ट्री के लिए। आगे जाने के पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज इंडियन एविएशन मार्केट दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट्स में से है और साउथ एशिया की एयरलाइन ट्रैफिक में हमारा 69% कंट्रीब्यूशन है। ये एस्टिमेटेड है कि 2024 तक यूके को ओवरटेक करके इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री दुनिया में तीसरी पोजीशन पर पहुंच जाएगी। कोविड-19 के स्टार्ट में इस सेक्टर ने जो नुकसान देखा, उसकी इस साल से तेजी से रिकवरी हो रही है। एविएशन सेक्टर में जो अच्छा रिवाइवल हुआ है, इसका प्रूफ है अगस्त 2022 में 1.02 करोड़ डोमेस्टिक पैसेंजर का ट्रैफिक। अगस्त 2021 के कंपैरिजन में अगस्त 2022 में 51% ज्यादा लोग ने एयर ट्रैवल किया। जनवरी टू अगस्त 2022 के पीरियड को अगर प्रीवियस ईयर से सेम पीरियड से कंपेयर करें तो पैसेंजर ट्रैफिक 67% से बढ़ा है। इस रिवाइवल के चलते इन्वेस्टर्स की नजर एक बार फिर से एविएशन सेक्टर पर पड़ी है और एविएशन कंपनीज की आजकल काफी बोलबाला है। चलिए देखते हैं कि एविएशन सेक्टर की टॉप अपडेट्स क्या है, साथ ही इस सेक्टर के स्टॉक परफॉर्मेंस पर भी एक नजर डालते हैं। पहला है इंटरग्लोब एविएशन, जिसे हम इंडिगो के नाम से जानते हैं। इंडिया की एविएशन सेक्टर में एज ऑफ अगस्त 2022 60% मार्केट शेयर एंजॉय करती है इंटरग्लोब एविएशन। रिसेंटली ये कंपनी काफी न्यूज में रही है, देखते हैं क्यों। इस साल 3 जुलाई को इंडिगो एयरलाइंस की कैबिन क्रू मास सिक लीव पर चला गया, जिसके कारण से इस कैरियर की 55% यानी आधी से ज्यादा डोमेस्टिक फ्लाइट्स डिले हो गई। इसके सीधा असर पड़ा एयरलाइन के पैसेंजर्स पर और कंपनी के स्टॉक प्राइसेस पर भी। अगले ही ट्रेडिंग डे को इंडिगो के स्टॉक्स 3.3% डाउन हो गए। इस इंसिडेंट से कुछ ही दिनों बाद इंडिगो के दिल्ली और हैदराबाद के टेक्नीशियंस मास सिक लीव पर चले गए। इन कंसेक्यूटिव इवेंट्स के बाद एयरलाइन ने एम्प्लॉइज की सैलरीज को रैशनलाइज करने का डिसीजन लिया। इंडिगो ने FY 21-22 में 5,806 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया। इसके मेन रीजंस थे हाई फ्यूल प्राइसेस और इंडियन रुपी की फॉलिंग वैल्यू। लेटेस्ट न्यूज ये है कि वन ऑफ इंडिगो प्रमोटर्स गंगवाल फैमिली कंपनी में अपने 2.8% स्टेक सेल करने वाली है। पर एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि आने वाले क्वार्टर में इंडिगो इज वेल पॉइज्ड टू टेक एडवांटेज, क्योंकि उनके कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस उनके कंपेटिटर्स से काफी कम है। इंडिगो का कॉस्ट पर सीट पर किलोमीटर है 2 रुपीज, जहां उनके कंपेटिटर्स का है 3 to 3.5 रुपीज। कॉस्ट पर सीट पर किलोमीटर एक मेट्रिक है एविएशन में कॉस्ट कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। लोअर कॉस्ट की वजह से इंडिगो चाहे तो अपने टिकट प्राइसेस लो करके और पैसेंजर वॉल्यूम्स गेन कर सकते हैं। इंडिगो के स्टॉक का ईयर टू डेट परफॉर्मेंस कुछ ऐसे दिखता है। स्पाइस जेट
इस सेक्टर में दूसरी बड़ी लिस्टेड कंपनी का नाम है स्पाइसजेट और ये कंपनी 8% मार्केट शेयर एंजॉय करती है। स्पाइसजेट किसी जमाने में इन्वेस्टर्स की फेवरेट कंपनी थी, पर थोड़ी समय से ये कंपनी काफी सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रही है। कंपनी के एयरक्राफ्ट्स में फ्रीक्वेंटली हो रहे टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण स्पाइसजेट को डीजीसीए यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो इंडियन एविएशन सेक्टर का रेगुलेटर है, से नोटिस मिला है। मल्टीपल स्नैग्स की वजह से डीजीसीए ने स्पाइसजेट की 50% फ्लाइट्स पर जुलाई 27 से लेकर अक्टूबर 29, 2022 तक रोक लगाई दी है। कंपनी ने पर डे 600 फ्लाइट्स चलाने के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उसे सिर्फ 300 फ्लाइट्स पर डे चलाने की परमिशन मिली है। हाल ही FY 2022 के रिजल्ट्स अनाउंस की थी स्पाइसजेट ने। The airline saw its net loss widen to 458 crores in the 2022 March quarter from 235 crores in the year ago period. For the full fiscal year 2021-22, the net loss surged 73% to 1,725 crores from 998.3 crores in the comparable period. काफी रिपोर्ट्स न्यूज में कि स्पाइसजेट लगातार अपने एम्प्लॉइज की सैलरीज 2 महीने से लगातार डिले कर रहा है। हाल ही में 80 पायलट्स को लीव विदाउट पे भेज दिया गया। कंपनी ने कई स्टैट्यूटरी ड्यूज जैसे कि एयरपोर्ट फीस, लैंडिंग फीस, फ्यूल पेमेंट्स, EPF ड्यूज, गवर्नमेंट पेमेंट्स वगैरह भी कवर नहीं किए। इन सारे प्रॉब्लम्स के चलते कंपनी के स्टॉक प्राइसेस नीचे गिरे जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कंपनी ने जुलाई 26, 2022 को नई डोमेस्टिक फ्लाइट्स इंट्रोड्यूस किए हैं। स्पाइसजेट का स्टॉक परफॉर्मेंस ग्राफ कुछ ऐसे दिखता है। अब आते हैं रिवाइवल ऑफ जेट एयरवेज पर। जेट एयरवेज कमर्शियल एविएशन सेक्टर का तीसरा लिस्टेड कंपनी है। एक टाइम था जब जेट एयरवेज को इंडिया में फुल सर्विस कैरियर का बेंचमार्क माना जाता था, पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ने इस कंपनी को ऐसे घेर लिया कि अप्रैल 2019 में जेट एयरवेज को अपने ऑपरेशंस ही बंद कर देने पड़ा। इसके बाद कंपनी को बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स फेस करने पड़े, जिसमें कई राउंड्स ऑफ बिडिंग हुए। अंत में UAE बिजनेसमैन मुरूरी लाल जलान और UK इन्वेस्टमेंट फर्म कैलरॉक कैपिटल ने मिलकर एक कंसोर्शियम बनाया और वो इस एयरलाइन के नए प्रमोटर्स बने। ये कंसोर्शियम करीब $200 मिलियन इक्विटी और डेट कंपनी में इन्फ्यूज कर रहे हैं ताकि एयरलाइन को रिवाइव कर सके। इसके चलते जेट 2.0 अब रीलॉन्च के लिए तैयार लग रहा है। कंपनी का एयर ऑपरेटर्स लाइसेंस रिन्यू हो चुका है और लॉन्च के लिए कंपनी फिर से हायरिंग भी कर रही है। लेटेस्ट न्यूज के हिसाब से जेट 2.0 50 नई एयरबस A220 एयरक्राफ्ट खरीदने के टॉक्स में है। 2022 के सेकेंड हाफ में एयरलाइंस के ऑपरेशंस फुल फ्लेजेड तरीके से स्टार्ट होने की चांसेस है। क्योंकि इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग से पहले भी जेट एयरवेज एक लिस्टेड कंपनी थी, उसकी शेयर्स अभी भी स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होती है। ये है उसका ईयर 2022 का ईयर टू डेट स्टॉक प्राइस मूवमेंट। तो ये रहे लिस्टेड कंपनीज इन द कमर्शियल एविएशन सेक्टर। इसके अलावा भी इस सेक्टर के बाकी बड़े प्लेयर्स हैं। टाटा ग्रुप्स एविएशन कंपनीज। एयर एशिया इंडिया। टाटा ग्रुप ने मलेशियन एयरलाइंस ग्रुप एयर एशिया से टाई अप करके एयर एशिया इंडिया 2014 में लॉन्च किया था, जिसका ऑपरेशन कंट्रोल आज टाटा ग्रुप के साथ है विद 83.6% शेयर होल्डिंग। आज ये कंपनी एविएशन मार्केट का 6% शेयर एंजॉय करती है। विस्तारा एयरलाइंस। टाटा ग्रुप ने सिंगापुर एयरलाइंस के साथ टाई अप करके विस्तारा नाम से एयरलाइंस 2015 में शुरू किया और आज ये एयरलाइन इंडियन एविएशन मार्केट का 10% शेयर एंजॉय करती है। विस्तारा एयरलाइंस को लगातार 2 सालों से वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड्स ने बेस्ट एयरलाइन इन इंडिया एंड सदर्न एशिया डिक्लेयर किया है। एयर इंडिया। इस साल जनवरी में टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को 18,000 करोड़ रुपीस में इंडियन गवर्नमेंट से खरीद लिया। इस टेक ओवर के चलते अब एयर इंडिया में कई सारी चीजें इंप्रूव हो रही हैं, जैसे कि ऑन टाइम परफॉर्मेंस में 28% का इंप्रूवमेंट, कस्टमर एक्सपीरियंस में बदलाव और VRS से एम्प्लॉय स्ट्रेंथ को रैशनलाइज करना। कंपनी के नई CEO है कैम्बल विल्सन, जो कि सिंगापुर एयरलाइंस के सब्सिडरी स्कूट एयरलाइंस के CEO रह चुके हैं। जैसे कि हमने आपको पहले बताया है, टाटा ग्रुप ऑलरेडी 2 एयरलाइंस एयर एशिया इंडिया और विस्तारा के प्रमोटर्स है, जिससे उनके पास अब एविएशन सेक्टर में काफी एक्सपीरियंस जमा हो चुका है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स ये कहते हैं कि टाटा ग्रुप अब एयर एशिया इंडिया और विस्तारा एज वेल एज एयर इंडिया को कंसोलिडेट करके इंडियन एविएशन इंडस्ट्री में टोटल 30% मार्केट शेयर ग्रैब करने का
चांस देख रहे हैं। अब इन्वेस्टर्स ये देखना चाहते हैं कि टाटाज इन सारी एविएशन होल्डिंग्स को कैसे कंसोलिडेट करते हैं और एयर इंडिया को प्रॉफिटेबिलिटी की ओर कैसे ले जाते हैं। अब आता है गो फर्स्ट, वाडिया ग्रुप के गो एयर, जो इंडिया के एक और जाने माने लो कॉस्ट एयरलाइन है। इंडियन एविएशन सेक्टर में 8% मार्केट शेयर कमांड करती है। सेक्टर के रिवाइवल पर राइड करते हुए कंपनी अपने शेयर स्टॉक मार्केट पर आईपीओ द्वारा 2021 में लिस्ट करने वाली थी, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर, बिलो एवरेज कंज्यूमर सेंटिमेंट और स्टॉक मार्केट में गिरावट की वजह से कंपनी ने इस आईपीओ को पोस्टपोन कर दिया है। गो एयर इस आईपीओ से 36 बिलियन रुपीस रेज करने चाहती थी। इन आईपीओ प्रोसीड से कंपनी अपने डेट को क्लियर करने चाहती थी। अब बात ये चल रही है कि शायद कंपनी नवंबर 2022 तक अपना आईपीओ लॉन्च करेगी। अब बात करते हैं आकाशा एयरलाइंस की एंट्री। द लेट राकेश झुनझुनवाला, जो इंडिया के जाने माने स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर थे और जिन्हें हम बिग बुल के नाम से जानते हैं, इन्होंने अपनी एक लो कॉस्ट एयरलाइन आकाशा एयरलाइंस लॉन्च करने की बात कुछ सालों पहले की थी। 2022 में डीजीसीए ने आकाशा एयरलाइंस को ऑपरेशन शुरू करने के लिए गो अहेड दिया है और एयरलाइंस के ऑपरेशन अभी अगस्त 2022 से स्टार्ट हो गए। राकेश झुनझुनवाला को इस एयरलाइंस की लॉन्च में सपोर्ट मिला आदित्य घोष और विनय दुबे का, जो एविएशन इंडस्ट्री के वेटरन्स माने जाते हैं। कंपनी के शुरुआती दिनों में ही 3 एयरक्राफ्ट परचेस कर लिया था। कंपनी के सीईओ विनय दुबे ने कहा है कि कंपनी बहुत वेल कैपिटलाइज्ड है और अगले 5 इयर्स में 72 नई एयरक्राफ्ट अपनी फ्लीट में ऐड करेगी। अगस्त 2022 में ही आकाशा एयरलाइंस ने 0.2% मार्केट शेयर गेन कर लिया है। सीट्स फिल्ड बाय एयरलाइंस ऑन डोमेस्टिक फ्लाइट्स इन अगस्त देखने के लिए इस चार्ट को डिटेल से देखिए। आकाशा एयर की फ्लाइट्स में अगस्त 2022 में 52.9% ऑक्यूपेंसी देखी गई है। बाकी की एयरलाइंस के कंपैरिजन में ये बहुत छोटा ऑक्यूपेंसी नंबर है, लेकिन क्योंकि ये आकाशा एयर की इनिशियल डेज ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस है, इससे एक्सपर्ट्स एक अच्छी साइन मानते हैं। आकाशा के पहले 2 एयरक्राफ्ट्स है बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट्स। ये सबसे फ्यूल एफिशिएंट एयरक्राफ्ट्स में से है और इसकी वजह से कंपनी के फ्लाइट रेट्स लोगों के लिए काफी अफोर्डेबल माना जा रहा है। अगस्त में आकाशा एयरलाइंस सिर्फ मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु और कोचिन के बीच फ्लाइट सर्विसेज दे रही थी, लेकिन अब एयरलाइंस दिल्ली के भी सर्विसेज अक्टूबर तक शुरू कर देगी। सिविल एविएशन मिनिस्टर मिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि इंडियन एयरलाइन सेक्टर अब रिवाइवल मोड में आ गया है, क्योंकि कोविड-19 और लॉकडाउन के दिन चले गए हैं और एयर पैसेंजर ट्रैफिक फिर से बैक टू प्री कोविड डेज आ गया है। गवर्नमेंट का एस्टिमेट है कि अगले 2 सालों में देश का पैसेंजर ट्रैफिक 40 क्रॉस तक पहुंच सकता है। इस ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट नए एयरपोर्ट टर्मिनल सेटअप करेगी। ये टर्मिनल्स इंडिया के 5 से 6 सिटीज में देखे जाएंगे, जैसे नोएडा एज वेल एज नवी मुंबई। एविएशन मिनिस्ट्री ने ये भी कहा है कि आने वाले 5 इयर्स में इंडियन कैरियर्स की एयरक्राफ्ट स्ट्रेंथ डबल हो जाएगी। करंटली सारी इंडियन एविएशन कंपनीज की स्ट्रेंथ कुल मिलाकर 700 एयरक्राफ्ट्स है, जो नेक्स्ट फ्यू इयर्स में बढ़कर 1200 तक पहुंच सकती है। जैसे जैसे लोग फिर से ट्रैवल करना शुरू कर रहे हैं, इंडिया में न्यू एयरलाइंस की एंट्री हो रही है। इसके चलते एयरलाइन सेक्टर में 30% हायरिंग जंप हो सकता है। फ्लाइट टिकट प्राइसेस की बात करें तो इस साल जैसे ही कोविड के इफेक्ट्स कम होने लगे, गवर्नमेंट ने फ्लाइट टिकट्स के प्राइस कैप्स हटा दिया। इसके चलते फ्लाइट टिकट्स फिर से महंगी हो रही है और बढ़ते एयरक्राफ्ट टर्बाइन या एटीएफ फ्यूल प्राइसेस को देखें तो ऐसे लगा है कि नियर फ्यूचर में भी ये हाई ही रहेंगे। इस फाइनेंशियल ईयर में इंडिया की एयरलाइन इंडस्ट्री के टोटल लॉसेस 15,000 to 17,000 करोड़ तक एक्सपेक्टेड है। हालांकि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के 23,000 करोड़ रुपए के लॉसेस से ये नंबर कम है, फिर भी एयरलाइंस मुनाफा नहीं कर पा रहे हैं। डोमेस्टिक पैसेंजर ट्रैफिक ईयर ऑन ईयर 57.7% ऊपर जाने के बावजूद इस साल जून क्वार्टर में इंडिगो एयरलाइंस के लॉसेस 1064 करोड़ और स्पाइस जेट ने 789 करोड़ के लॉसेस इनकर किए। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ICRA के एक रिपोर्ट के हिसाब से इन लॉसेस के पीछे है हाई एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी ATF प्राइसेस एंड द फॉलोइंग रूपी। इंडस्ट्री का करंट फाइनेंशियल ईयर का टोटल डेट है 1 लाख करोड़ रुपीस।
किसी भी एयरलाइन का 45% ऑपरेशन कॉस्ट ATF से बनता है। मतलब अगर ATF प्राइसेस यानी फ्यूल प्राइसेस बढ़ते हैं तो एयरलाइन की कॉस्ट भी बढ़ती है। 35 to 50% ऑपरेशन कॉस्ट होता है US डॉलर का, यानी जब रुपये की वैल्यू घटती है तो एयरलाइंस की कॉस्ट बढ़ती है क्योंकि उन्हें US डॉलर में फ्यूल खरीदने के लिए ज़्यादा रुपीस देनी पड़ती है। और एडिशनल कॉस्ट है, एयरलाइंस को और भी बहुत कॉस्ट भरने होते हैं, जैसे कि फ्लाइट एविएशन और मेंटेनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन और रेंटल कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट, रिजर्वेशन और बुकिंग कॉस्ट, स्टाफ एंड मैनेजमेंट कॉस्ट एंड लैंडिंग फीस। ये सारे कॉस्ट क्या कम है कि एयरलाइंस को किसी भी कंट्री के ऊपर से उड़ने का भी कॉस्ट देना पड़ता है। इसे कहते हैं ओवर फ्लाइट फीस। अब कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो ये भी जान लेते हैं कि एयरलाइंस को पैसे कहाँ से आते हैं। ऑफ कोर्स पैसेंजर रेवेन्यू, यानी आप और मैं फ्लाइट टिकट खरीदने के लिए पैसे देते हैं। नेक्स्ट इज कार्गो, सामान की जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए चार्जेस। एंड लास्टली फूड एंड बेवरेज, एयरलाइन फ्लाइट के दौरान जो खाने पीने सर्व करते हैं उससे भी उन्हें इनकम मिलती है। इस इंडस्ट्री में दिन ब दिन कंपटीशन बढ़ती जा रही है। आकाशा जैसे न्यू एंट्रेंट्स, टाटा ग्रुप के एयरलाइंस का लाइकली इंटीग्रेशन और जेट एयरवेज का रिवाइवल, ये सारे फैक्टर्स अब स्टिफ प्राइसिंग वॉर को लीड कर सकती है। जैसे कंपटीशन बढ़ेगी, एयरलाइंस फिर से कॉस्ट कम कर सकती है ताकि ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके। अब देखना यह है कि बढ़ती कंपटीशन और महंगाई से इंडिया का एविएशन सेक्टर किस डायरेक्शन में जाएगी। क्या लोगों को नियर फ्यूचर में सस्ती फ्लाइट टिकट्स, बेटर फ्लाइंग एक्सपीरियंस और बेटर एयरपोर्ट फैसिलिटीज मिल पाएगी? क्या एविएशन सेक्टर इन्वेस्टर्स फायदे में रहेंगे? वेल, वील हैव टू वेट एंड वॉच। अभी के लिए इस फेस्टिव सीजन में दोनों फ्लाइट टिकट प्राइसेस और पैसेंजर ट्रैफिक दोनों ही बढ़ रहे हैं। That's it for now on this edition. Remember to hit the subscribe button, like and share with your friends and family.